ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस के बाद में नेक्स्ट है एक्शन ऑफ intestinal juice, action of intestinal juice on food, that food which comes from duodenum, ओके तो ये कहां पर होगी एक्शन? तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस को हम अनदर टर्म क्या यूज करते हैं? सक्कस एंटेरिकस, ओके intestinal juice is also called as succus entericus. Now it is secreted by crypts of liver Cohen. Okay, crypts of liver Cohen. लिवर कोहन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले इन क्रिप्ट्स को ऑब्जर्व किया। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन से सीक्रेट होता है सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस। ओके, और ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन कहां लोकेटेड होती है? इन बिटवीन विलाई, इन बिटवीन विलाई, विलाई के बीच में वहां पर प्रेजेंट होती है। ओके, अभी एक्शन कैसे करता है? तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट पर, ऑन कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट आता है जेजुनम के पास? तो ओनली डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में। डाइसेक्राइड मतलब दो दो मॉलिक्यूल के बीच में, ग्लूकोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसको हम बोलते हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, दो मॉलिक्यूल डाइसेक्राइड, तो हम उसको बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज। और अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ा है तो उसको बोलते हैं मिल्क शुगर लैक्टोज। वो क्या है? सभी डाइसेक्राइड्स। एक सेकंड में। हाँ, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स
जेजुनम के पास डाइसैकेराइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओके, क्योंकि उनका डाइजेशन अलग अलग जगह पर हो चुका है। जैसे हमने कहा था स्टार्च का डाइजेशन 30 to 40% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में हो गया है। रिमेनिंग 60 to 70% स्टार्च का डाइजेशन पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज करता है, ड्यूडेनम पार्ट में, फिर उसको माल्टोज में मतलब डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो जितने भी शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट हम जो खाएंगे, उनके जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, मिनी मॉलिक्यूल से बने हुए, तो वो जनरली हम क्या करते हैं, उनको यहाँ तक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो सेलुलोज खाते हैं वो रिमेन अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो जेजुनम तक भी सेलुलोज पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ही आएगा, लेकिन वो आगे भी डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि सेलुलोज एंजाइम हमारे पास में नहीं होता। ऐसा हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के टाइम पर पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स अवेलेबल है। इनके ऊपर जो एंजाइम वर्क करते हैं डिफरेंट, उनकी कैटेगरी को हम बोल देते हैं डाइसैकेरेजेस। डाइसैकेरेजेस एंजाइम। ओके, एंड नाउ अब ये डाइसैकेरेजेस एंजाइम क्या करते हैं, इनका जो दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड है वो तोड़ देते हैं और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाता है। तो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, इसलिए उनको बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, माल्टोज जैसे आई थी, माल्टोज डाइसैकेराइड है। माल्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं माल्टेज। Maltase act on maltose sugar and convert it into individual glucose molecule। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। ये यहाँ पर लिंक थे, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लिंकेज था, बॉन्डिंग थी। ओके, ये बॉन्ड बना रहे थे दो कार्बन्स के बीच में, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का सिक्स वाला कार्बन, इस तरह से वो यहाँ पर लिंकिंग बना रहे थे, लिंकेज। ओके, दोनों जुड़े हुए थे और तब वो माल्टोज बना रहे थे। अब माल्टेज ने क्या कर दिया, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इंडिविजुअल वो अलग अलग हो गए। ये ग्लूकोज अलग, सेकंड वाला ग्लूकोज अलग। इसी तरह से सुक्रोज, जो हम कैन शुगर यूज करते हैं, टेबल शुगर, ओके, घर में शुगर यूज करते हैं हम, तो सुक्रोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम को सुक्रेज एंड आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेज, इसका दूसरा नाम इन्वर्टेज भी है। अब ये सुक्रोज मिलकर बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्डिंग से बनती है सुक्रोज। ये सुक्रेज इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को फ्री करेगा, दोनों इंडिविजुअली प्रेजेंट दिखेंगे, अब आपको अलग अलग दिखेंगे। तो ये सुक्रोज के लिए। ऐसा ही मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से बनती है। इसके ऊपर जब एंजाइम वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे लैक्टेज। 12th क्लास में आपको लैक्टेज का बायोलॉजिकल नेम भी आएगा। ओके, हम उसको वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैक्टेज के लिए हम वहां पर उसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज और गैलेक्टोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तोड़ता है, मतलब दो शुगर के बीच में जो लिंकेज होता है, बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये गैलेक्टोज को फ्री करेगा, इसलिए गैलेक्टोसाइडेज। ओके, तो लैक्टेज का केमिकल नेम है वहां पर बीटा 1,4 गैलेक्टोसाइडेज। ओके, ये अभी अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको 12th क्लास में आसानी रहेगी।
जब हम बैक्टीरिया में वहां पर ओपेरॉन सिस्टम पढ़ते हैं तब जेड जीन बीटा 1,4 गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, ऐसा हम कहते हैं। तब आपको क्लैरिटी रहेगी कि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है मतलब लैक्टेज है बैक्टीरिया का, और लैक्टेज है मतलब लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेगा। ओके, तो सॉरी लैक्टोज को ब्रेक करेगा। अब ये लैक्टोज को ब्रेक करता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को फ्री करेगा, फिर दोनों फ्री हो जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक सेकंड, आपको गैलेक्टोसाइडेज से आगे मुझे लगा नहीं दिख रहा है आपको। कौन आया है? ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं जल्दी से। सर यस बेटा। एक बार वो लैक्टोज वाली फिर से समझाइए, वो B14 क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर। मिल्क में जो शुगर होती है ना वो होती है लैक्टोज। ओके, तो लैक्टोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से बनी हुई है। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड से बने हुए, सिंपल शुगर से बने। तो एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, इनसे बनी हुई है, इनके बीच में बॉन्डिंग है। लैक्टेज एंजाइम जिसको ब्रेक करेगा बॉन्ड को, उसको हम बीटा 1,4 गैलेक्टोसाइडेज भी बोलते हैं। तो जब ये लैक्टेज वर्क करेगा तो ग्लूकोज को अलग और गैलेक्टोज को अलग कर देगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट है फर्दर? समझ में आया क्या बेटा? सर एक बार शॉर्ट में बता दो। क्या बेटा? शॉर्ट में क्या बताना है? हेलो, शॉर्ट में क्या बताना है बेटा? पूरा कंप्लीट? किसने बोला शॉर्ट में बता दो? बेटा ट्रिप्स ऑफ लिवर कोहन विलाई के बीच में होते हैं और इनसे फिर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। इस इंटेस्टाइनल जूस में अब फर्दर डाइजेशन होगा, जो हमने पेनक्रियाटिक जूस के बाद में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आ रहे हैं? डाइसैकेराइड के फॉर्म में। डाइसैकेराइड्स को डाइसैकेरेजेस एंजाइम मोनोसैकेराइड्स में सिंपल शुगर्स में ब्रेक करेंगे। अभी डाइसैकेरेजेस ग्रुप है, इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं? तो माल्टोज को ब्रेक करने वाला माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज को ब्रेक करने वाला सुक्रेज, लैक्टोज को ब्रेक करने वाला लैक्टेज। ओके, माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी है, इसलिए टूटेगी भी अलग अलग ग्लूकोज में। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी है, इसलिए जब ब्रेक होगी तो ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग। लैक्टोज जब ब्रेक होगी तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग। ओके, हाँ स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट लिया क्या किसी ने? यस सर। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल डाइजेस्टिव जूस है ये। तो ऑन फैट एक्शन, फैट पर, तो फैट हमारे पास में पेनक्रियाटिक लाइपेज की एक्शन के बाद में डाइग्लिसराइड्स के फॉर्म में आए।
डाइग्लिसराइड्स मतलब ग्लिसरॉल का हेड और दो फैटी एसिड की चेन जुड़ी उसके साथ, टू फैटी एसिड चेन्स। ओके, ये डाइग्लिसराइड का। इसके ऊपर अब इंटेस्टाइनल जूस 2 बार एक्शन करेगा। इंटेस्टाइनल जूस में भी लाइपेज एंजाइम है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। पहला एक फैटी एसिड की चेन को निकालेगा, एक फैटी एसिड की चेन निकाल दी। अब फैटी एसिड की चेन कितनी बची बेटा इसके पास? 1 1। तो 1 के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? मोनो। तो पहले ये डाइग्लिसराइड था, अब क्या हो जाएगा? मोनोग्लिसराइड। यस, नाउ अब ये मोनोग्लिसराइड हो जाएगा। मोनोग्लिसराइड, और यहाँ से एक फैटी एसिड की चेन निकल गई, तो मोनोग्लिसराइड्स बचे अभी। ओके, मोनोग्लिसराइड के ऊपर फर्दर, इस मोनोग्लिसराइड के ऊपर फिर से इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्शन करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम एक्शन करेगा। एक ग्लिसरॉल के पास में एक फैटी एसिड की चेन है, फिर से एक फैटी एसिड की चेन निकालेगा। अब क्या बचा? एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड की चेन थी, फैटी एसिड की चेन निकाल दी, तो क्या बचा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। देयरफॉर हम लिखेंगे अब कि फाइनली बचा ग्लिसरॉल। ये हो गया डाइजेशन फैट का। ओके, लेकिन जब फैट का इस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन नहीं होता, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैट बनाना पड़ता है, इसलिए ये ग्लिसरॉल और तीनों फैटी एसिड की चेन फिर से रीयूनाइट कर लेती है। ओके, तो लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उनका, अलग अलग फैटी एसिड की चेन अलग अलग ग्लिसरॉल के साथ में चली जाती है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ओके, और उससे नए ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं हमारी बॉडी के लिए जो अब्सॉर्ब हो सके। तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब होता है फैट, ब्रेक किया जाता है। जिसे प्लांट का लिपिड है, तो प्लांट का लिपिड जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी वैसा काम करे, हमारे पास में कुछ नए लिपिड हो सकते हैं, नए काम कर सकते हैं अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह में। ओके, तो इसके लिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग लिपिड बनना चाहिए कुछ। तो पहले वो टूटते हैं इस फॉर्म में, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर से वो रीयूनाइट होंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन करने के लिए, और फिर वो ट्राइग्लिसराइड मिलकर के अपने चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर बना लेते हैं। ओके, जिनको हम माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, कुछ लोग मिसेल्स भी बोलते हैं उसको, माइसेल फॉर्मेशन करते हैं, और ये माइसेल फॉर्मेशन फिर अब्सॉर्ब होते हैं विलाई में। नेक्स्ट है फैट के बाद प्रोटीन्स। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन। डाइपेप्टाइड्स में टूटे थे प्रोटीन, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स मतलब दो अमीनो एसिड लिंक है पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम को हम बोलेंगे डाइपेप्टाइडेजेस, और ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में उनको तोड़ देंगे, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। ओके, तो अमीनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे। दो अमीनो एसिड है इसमें, तो दोनों अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रोटीन का डाइजेशन। लास्ट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स के फॉर्म में आए थे, अगर आपने रिवीजन किया है तो, कल टेस्ट है तो किया ही होगा। न्यूक्लियोसाइड्स के फॉर्म में आए, अवेलेबल है अब जेजुनम के पास, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस के न्यूक्लिएज एंड न्यूक्लियोटाइडेज इन्होंने
डाइजेशन किया था, न्यूक्लियोटाइडेज ने फॉस्फेट को अलग कर दिया था, इसलिए नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ये दो ही चीजें बस न्यूक्लियोसाइड में। ओके, अब इसके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम होते हैं, ये ब्रेक करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स को और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस अलग हो जाएगी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये अलग हो जाएगी। और पेंटोस शुगर, अगर डीएनए था तो डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, अगर आरएनए का मॉलिक्यूल था, राइबोन्यूक्लियोटाइड था, तो राइबोस शुगर थी। ओके, वो शुगर यहाँ से निकल जाएगी, दोनों अलग अलग और ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Sir, can you repeat third one? Third, it means nucleic acid. Yes, sir. Okay, the action of intestinal juice on nucleic acid को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। After action of pancreatic juice, nucleic acid convert into nucleosides. Okay, पेनक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद न्यूक्लिक एसिड किसमें टर्न हो गए थे, किसमें कन्वर्ट हो गए थे, न्यूक्लियोसाइड्स में। क्योंकि जो डीएनए आरएनए हमने कल पढ़ा था वो पहले न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुआ था और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने उनको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया था। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब है कि उसमें फॉर एग्जांपल एडेनिन शुगर है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, और अगर वो डीएनए का था तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये दो चीजें हैं उसमें, अगर आपने एग्जांपल के लिए एक ले लिया तो ठीक है। तो अब वहां पर एक नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल होती है। ओके, और पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए और आरएनए होती है। तो ये दोनों कंबाइन है, मतलब वहां पर इन दोनों को एक साथ में बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अब न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम क्या करेंगे, इनके बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, लिंकेज को ब्रेक करेंगे, और जैसी बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है अलग हो जाएंगे, लाइक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल जो भी था। अगर वो डीएनए था, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोसाइड था, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ में थाइमिन था। ओके, लेकिन अगर वो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड था, राइबोन्यूक्लियोसाइड, तो इन प्लेस ऑफ थाइमिन वहां पर यूरासिल आएगा। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन रहते हैं, बस थाइमिन और यूरासिल इस पर ध्यान देना है। डीएनए में थाइमिन रहेगा, ओके, और आरएनए में यूरासिल रहेगा। इस तरह से वो नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर में ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर नाउ? समझ Yes. में आया बेटा? ओके, चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा? Yes, sir. गुड। ये हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब डाइजेशन के बाद में इनका अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो अब्जॉर्प्शन की साइट मैंने आपको बता दी थी कहाँ कहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन हमने ये जो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन पढ़ा अभी, तो हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट हमने वहां पर उस जो आपने कल टेबल का स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसमें हमने लिखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जेजुनम और इलियम के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज विलाई। तो स्पेशल अब्सॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं विलाई, ये विलाई प्रेजेंट रहते हैं।
ओके, तो जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम इस तरह से सिंपली, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और इलियम वाले पार्ट है, तो यहाँ से आपने सेक्शन कट किया, ओके, और इस सेक्शन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सेक्शन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सेक्शन में क्या है, ओके, कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व, वहां पर जो है माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करेंगे, तो देन उस ऑब्जर्वेशन में हमको दिखेगा कि वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सरफेस से एमर्ज आउट हो रहे हैं, पोर्ट्रेट आउट हो रहे हैं, तो पोर्ट्रेट आउट होकर के वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी आएंगे ऐसे, ओके। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, these are called as villi, सिंगल को विलस, मिनी को विलाई टर्म देते हैं। ओके, ये सिंगल विलस है, मेनी को विलाई टर्म देंगे। अब जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये जो विलाई है, इनके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई, ये भी अपीयर होने लग जाते हैं हमको आसानी से। और ये माइक्रोविलाई का क्या काम है? इसकी सरफेस एरिया बढ़ाना, ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाना। विलाई का काम है ऑब्जॉर्प्शन, ओके, विलाई परफॉर्म करेंगे ऑब्जॉर्प्शन, ओके। और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? माइक्रोविलाई उस विलस का एरिया और बढ़ा सकता है, ठीक है, सरफेस एरिया और बढ़ा सकता है, मतलब ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो ये माइक्रोविलाई माइक्रोविलस सिंगल वाला, और मेनी को हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। विलस का काम है, विलाई का काम है ऑब्जॉर्प्शन करना, और माइक्रोविलाई का काम है उसका और सरफेस एरिया बढ़ाना, ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाना, ठीक है। अब विलाई कहाँ से इमर्ज आउट होते हैं? तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से इमर्ज आउट होते हैं। ये एक सेल है, इस सेल का एक्सटेंशन है, इंटेस्टाइनल सेल का एक्सटेंशन यहाँ पर। फर्दर कोई दूसरी सेल यहाँ से निकलेगा, ओके। तो पूरा जेजुनम और इलियम में पूरी जगह पर वहां पर विलाई प्रेजेंट है। अब इनके बीच में जो क्रिप्ट है, जो जगह है, खाच है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर को। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन, ओके। ये क्रिप्स मिनी क्रिप्स हो जाएगी, और यहां से निकलेगा फिर सबकस एंटेरिकस। ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक लिम्फोइड टिश्यू भी होता है, लिम्फोइड टिश्यू भी होता है, जिसको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। पैच धब्बे जैसा दिख रहा है, और पेयर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन के पास में विलाई के साथ में एसोसिएटेड पेयर्स पैचेस, पेयर्स, ये पैच हो गया, और ये मेनी है इसलिए पैचेस, पेयर्स पैचेस, ओके। क्या होते हैं ये? लिम्फोइड टिश्यू, टाइप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। और लिम्फोइड टिश्यू है लिम्फ, तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ओके। तो ये लिम्फोसाइट बनाएगा, ओके, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट बनाएगा और इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्शन भी देगा।
पेयर्स पैचेस लिम्फोइड टिश्यू, पूछते कि कौन सा लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है विलाई के कांटेक्ट में या क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन के आसपास, तो आपको बोलना है पेयर्स पैचेस। ओके, अब विलाई का फंक्शन है अब्जॉर्प्शन, तो सभी विलाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इन तीनों का तो अब्जॉर्प्शन करती ही है। सभी विलाई क्या करेंगे, ईच एंड एवरी विलस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का अब्जॉर्प्शन करेगा। बट कुछ स्पेशल विलाई होते हैं जो उन इन तीनों के साथ साथ फैट का भी अब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब ईच एंड एवरी विलस फैट का अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए कुछ स्पेशल विलाय होते हैं। बाकी नॉर्मल विलाय में क्या होता है, तो नॉर्मल ऐसा ये माइक्रो विलाय के साथ में होंगे सभी के सभी, और अंदर की तरफ आरबीसी, आर्टरी, वेन और नर्व्स ये प्रेजेंट रहती है सभी विलाय में। लेकिन जो फैट का अब्जॉर्प्शन करने वाले विलस होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसिकल, ओके, स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसिकल प्रेजेंट होती है, और ये लिम्फेटिक वेसिकल फैट का अब्जॉर्प्शन के लिए होती है। ये सभी में नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक विलाय में होती है, इसलिए फैट का अब्जॉर्प्शन सभी विलाय नहीं कर सकते। सभी विलाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं उनके अब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट चुकने के बाद। फैट का अब्जॉर्प्शन ओनली दोज विलाय करेंगे व्हिच पोजेस लिम्फेटिक वेसिकल्स इन इट। लिम्फेटिक वेसिकल इनका अब्जॉर्प्शन करती है और एक मिल्किश मतलब व्हाइटिश सब्सटेंस के फॉर्म में वहां पर करती है, जिसको हम बोलते हैं काइल। ओके, तो काइम हमने पढ़ा था CHYME, काइम। वो एसिडिक काइम स्टमक से जो फूड ड्यूडेनम में एंटर करता है उसको हम एसिडिक काइम बोलते हैं, और फैट का जब अब्जॉर्प्शन होता है लिम्फेटिक वेसिकल में तब हम उसको मिल्किश या व्हाइटिश काइल बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना फिर, छोटा सा डिफरेंस है वहां पर, कभी कभार आप भूल जाते हैं काइम और काइल। ठीक है, तो फैट के अब्जॉर्प्शन के टाइम पर ये जो व्हाइटिश या मिल्किश फ्लूइड जो है के फॉर्म में अब्सॉर्ब होगा फैट लिम्फेटिक वेसिकल में, इट इज कॉल्ड एज काइल। तो लिम्फेटिक वेसिकल के साथ में यहाँ पर आर्टरीज, वेन और नर्व्स भी होगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। सर जो विलाय फैट को एब्जॉर्ब करते हैं वो दूसरों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? करते ना बेटा, मैंने कहा ना कि ऑल टाइप्स ऑफ विलाय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का अब्जॉर्प्शन होगा, ऑल में। ठीक है, मतलब जो फैट अब्सॉर्ब कर रहा है वो भी करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन फैट के अब्सॉर्प्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक है। ओके, यस सर। ओके, सानिका ने क्वेश्चन पूछा है मैसेज में, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए दिख रहा है। सर क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन क्या होते हैं? ओके, तो बेटा क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, क्रिप्स का मतलब बेटा मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मतलब होती है खांचे, मतलब कि जगह वहां पर दो चीजों के बीच में, तो इन बिटवीन विलाई वहां पर क्रिप्स मिल रही है ना। क्रिप्स मतलब दरारें, जैसे कोई पहाड़ है, कोई वहां पर बीच में से कुछ दरार पड़ गई है तो क्रिप्स वहां पर हो गई है, ऐसा बोलते हैं, क्रेवाइसिस, क्रिप्स। ओके, तो विलाई के बीच में, इन बिटवीन विलाई, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो विलाई इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये दो फिंगर्स के बीच में जो जगह मिल रही है आपको, इसको हम बोलेंगे कि ये छोटी छोटी क्रिप्स वहां पर है। ओके, तो यहां से ये पार्ट को हम बोल रहे हैं क्रिप्स, और इसको लिवर कोहन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसलिए उसका नाम के बेसिस पर हम उसको आगे रिफर कर रहे हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ओके,
तो यहाँ से सबकस एंटेरिकस, इन क्रिप्स से सबकस एंटेरिकस निकलता। ओके चलो, अब विटामिन्स और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन्स को मैं जल्दी से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं? उनके केमिकल नेम पर, विटामिन का केमिकल नेम क्या है, ओके, और दूसरा उनसे होने वाले डिसऑर्डर्स, अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या डिसऑर्डर हो जाएगा, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सोर्सेस के लिए मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ओके, तो आप वहां से उसके सोर्सेस नोट कर लेना। तो फर्स्ट विटामिन्स, विटामिन्स दो टाइप के होते हैं बेटा, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। सच टाइप के विटामिन्स जो फैट में डिसॉल्व होकर के ही अब्सॉर्ब हो सकते हैं। फैट अवेलेबल होगा तो फैट में डिसॉल्व होंगे, फैट के साथ में अब्सॉर्ब होंगे। ऐसे टाइप के विटामिन्स को हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ओके। और ये विटामिन्स होते हैं जो फैट की हेल्प से अब्सॉर्ब होते हैं, वो है विटामिन्स A, D, E and K। While water soluble vitamins मतलब those type of vitamins जो वाटर में डिसॉल्व होकर के इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे विटामिन्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर बहुत सारे हैं, ओके। तो B1, B2, B4, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ऐसे हम विटामिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे। नेक्स्ट विटामिन सी, ओके, विटामिन सी ये है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब विटामिन्स, उनके केमिकल नेम और डिफिशियंसी, ओके। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, दोनों की स्पेलिंग अलग है। विटामिन के का पैरानेप्थोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ओके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके जो अलग अलग हम बोलते हैं, B1 तो थायामिन बोलेंगे, B2 तो राइबोफ्लेविन बोलेंगे, ऐसे अलग अलग नेमिंग है, तो मैं आपको बता दूंगा विटामिन बी। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आपको, फिर मैं इससे रिलेटेड डिसऑर्डर कुछ आप लोग को जो आते हैं एग्जाम में उनको बता देता हूँ शॉर्ट। डन बेटा? यस सर। तो फर्स्ट यहाँ पर विटामिन्स केमिकल नेम, केमिकल क्या कहेंगे उनको, और डिफिशियंसी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर और डिसऑर्डर्स। फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, और इससे दो मेजर डिसऑर्डर हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जिसको
नेचुरल लाइट में इवनिंग के बाद में नहीं, अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ज़ेरोफ्थेल्मिया मतलब ड्राई आई, ड्राई आई डिसीज। नेक्स्ट विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायामीन। थायामीन से होने वाले डिसऑर्डर है बेरी बेरी एंड फैटी लीवर। तो फैटी लीवर ज्यादातर अल्कोहलिक पर्सन में होता है। लीवर के ऊपर फैट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और वो लीवर को खराब करने लग जाता है, लीवर की सेल को किलिंग करने लग जाता है, नेक्रोसिस। विटामिन B2। विटामिन B2 का बायोकेमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से क्या बोलते हैं इसको, नाम इसका। राइबोफ्लेविन से जनरली विटामिन B1 B2 इनकी डिफिशियंसी से बकल कैविटी में अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाना, ये विटामिन B1 B2 इनकी डिफिशियंसी से होता है। इसलिए जब भी कोई किसी को अगर माउथ में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट देते हैं साथ में। ज्यादातर बहुत सारे लोग तो जो है बिकॉसुल नाम की कैप्सूल दे देते हैं, तो उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है। इसके साथ में जो क्रैक्स हो जाते हैं लिप्स में, वो भी विटामिन B2 की डिफिशियंसी के कारण होते हैं। विटामिन B2 के बाद नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन और निकोटिनिक एसिड, ओके, और इसके कारण मेमोरी लॉस, हो जाता है यहाँ पर अगर विटामिन B3 प्रॉपर नहीं आया तो। उसके बाद में विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। और इससे पैलेग्रा डिसीज हो जाती है विटामिन B5 के कारण। पैलेग्रा में 3 तरह की चीजें हो जाती हैं। डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन, डायरिया, लूज मोशन, ओके, एंड डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ओके। तो तीनों डिसऑर्डर्स डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पैलेग्रा को 3Ds डिसीज भी बोलते हैं, ओके। एक बार पूछते हैं आपको कि 3Ds डिसीज किसके लिए टर्म यूज करेंगे आप, तो पैलेग्रा आपको आंसर लिखना है, ओके। 3Ds, तो 3D मतलब कि आपको 3 डायमेंशनल वाला नहीं याद रखना है। 3Ds मतलब यहाँ पर है 3D वाला से। तो फर्स्ट डी है डर्मेटाइटिस, सेकंड डी है डायरिया, थर्ड वाला है डिमेंशिया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन हम लेटर करेंगे, लेटर पार्ट में अलग अलग इसमें आते जाएंगे। अभी आपको विटामिन सिलेबस में नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन नीट में आते हैं, ये ध्यान रखना है, इसलिए आपको डिसऑर्डर बता रहा हूँ।
डन। यस सर। यस सर। ओके, इसके अलावा विटामिन B7 भी होता है, विटामिन जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो अगर विटामिन B7 की डिफिशियंसी होगी तो हेयर फॉल होगा। विटामिन B9 एंड विटामिन B12 आरबीसी फॉर्मेशन में और डीएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनकी डिफिशियंसी से इस तरह से दूसरे डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, सेल कम बनेगी, डीएनए कम बनेगा, आरबीसी कम बनेगी, तो वहां पर ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस को हम बोलते हैं एनीमिया। ब्लड की कमी हो जाती है किसी भी रीजन से तो उसको बोलते हैं एनीमिया। विटामिन B9, विटामिन B12 एनीमिया कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर आप डाल सकते हैं, वहां पर मैं नंबरिंग नहीं करूंगा क्योंकि हमने कुछ छोड़ दिया यहाँ पर। विटामिन सी को ले रहे हैं अब हम डायरेक्टली, विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम हमने लिखा था एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कारण जो डिसीज हो जाती है उसको बोलते हैं हम स्कर्वी। ओके, क्योंकि विटामिन सी नए सेल्स, नए टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बॉडी का सबसे ग्राउंड मटेरियल जिससे कि सारी चीजें बन सकती है वो है कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन प्रोटीन बनाने में विटामिन सी हेल्प करता है। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारे नए टिश्यू, नए सेल्स नहीं बनेंगे, और किसी को अगर वुंड हुआ है, घाव हुआ है, चोट लगी है किसी को, तो जल्दी से हील नहीं होगी फिर वो। ओके, तो स्कर्वी। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करके बोन को देता है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसलिए कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। ओके, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी ना बेटा, कि जिसमें दो छोटे बच्चों की मदर्स वहां पर जो है वो इंटरेक्शन करती है, कम्युनिकेट करती है कुछ, और उसमें बात करती है कि एक बोलती है कि तुम बच्चे को कैल्शियम के लिए क्या देती हो। ओके, अभी शायद वो आती है या नहीं आती, मैंने बहुत दिनों से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पहले देखा था 1-2 साल पहले, तो वो एडवर्टाइजमेंट चलती है जिसमें एक मदर बोलती है दूसरी मदर से कि तुम तुम्हारे बेटे को कैल्शियम के लिए क्या देते हो, तो वो बोलती है दूध देती हूँ। वो फिर से पूछती है कैल्शियम के लिए क्या देते हो, वो फिर से रिप्लाई देती है दूध देती हूँ। तो फिर वो थर्ड टाइम बोलती है कि दूध में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम उसकी बोन को मिले, मतलब तो उसके लिए क्या देती हो। ठीक है, फिर वो दिखाते कॉम्प्लान या फिर बोर्नविटा या फिर किसी ऐसे सप्लीमेंट का ये कि दूध में जो कैल्शियम है उसके लिए अब्जॉर्प्शन के लिए ये पीना चाहिए। तो दूध में जो कैल्शियम, आप कैल्शियम तो ले रहे हो बाहर से, लेकिन आपके बोन में अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। तो बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए वहां पर कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ब्लड से कौन करेगा? ब्लड से कैल्शियम को बोन में लाने वाला होता है विटामिन डी। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि बोन और टीथ विटामिन डी के कारण स्ट्रांग होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसका जो मिनरल है, मेजर मिनरल है कैल्शियम, वो कैल्शियम विटामिन डी की प्रेजेंस में ही अब्सॉर्ब होता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, इसलिए उसका नाम पड़ा है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से। अब ये इसे याद रख सकते। अगर ये विटामिन डी की डिफिशियंसी हो किसी में, अगर बचपन में ही डिफिशियंसी हो गई, ओके, तो अगर कोई चाइल्ड है, बचपन है, उसके चाइल्डहुड में ही अगर उसको अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो उसको जो डिसीज हो जाएगी उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या हो जाएगा, उसकी बोन ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। ओके, क्लियर? प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर किसी एडल्ट में हुआ, एडल्ट में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं उसको, ऑस्टियोमैलेशिया। और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ऑस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड,
तो फीमेल्स में कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस, पोर मतलब छोटे छोटे छेद हो जाना, तो कैल्शियम जो है वो लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन में, लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर है किसी को, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद से, तो फिर उस फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी देखा जा सकता है। 30 ईयर के आसपास वाली एज में, 30-35 में उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो विटामिन डी के बाद विटामिन ई, विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई बहुत काम करता है, जैसे कि एंटी इंफ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। ठीक है, उसके साथ में ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी है, मेल में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये एंटी इंफ्लामेटरी, ओके, एंटी इनफर्टाइल, हार्मोन है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी में हम क्या लिखेंगे, फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा ऑर्गन्स में। ठीक है, और मेल इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मेल में इम्पोर्टेंसी कॉज कराएगा। इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि वो प्रॉपर स्पर्म नहीं बना पाएगा और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मेल इम्पोर्टेंसी मतलब वहां पर वो इनफर्टाइल हो जाएगा मेल। ठीक है, इन्फ्लामेशन, बॉडी ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसकी डिफिशियंसी में। ओके, ऐसे फंक्शंस वहां पर हमको दिखते हैं। स्किन डल हो जाएगी विटामिन ई के कारण, जो है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये स्किन को ग्लो करवाता है। यूथ विटामिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वहां पर जो है ये बहुत अच्छे से फेस के लिए अच्छा है, ग्लोइंग के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर लास्ट विटामिन के, नेप्टोफिनॉन या पैरानेप्टोफिनॉन, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं हो पाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा उसमें। ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होगी विटामिन के की डिफिशियंसी से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। सर यस, सर अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो फिर वो क्योर होता है क्या, कि वो परमानेंटली रहता है? देखो बेटा, अगर वो अर्ली इसमें है, मतलब कि जब ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे ही बोन दुखने लग जाए, मतलब वहां पर ऐसा लगे कि पेन हो रहा है या वीकनेस आ रही है, चला नहीं जा रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर्स को जब दिखाते हैं तो डॉक्टर्स ने अगर ट्रेस कर लिया कि हाँ वहां पर इसकी डिफिशियंसी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो डॉक्टर फिर कैल्शियम से रिलेटेड टैबलेट जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। ओके, तो फिर वो देखते हैं कि क्योर हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। तो अगर वहां पर अर्ली स्टेजेस है तो आसानी से क्योर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन वहां पर क्या है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों वाली मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं डॉक्टर। ओके, कि जो कैल्शियम जाए वो अब्सॉर्ब भी हो, इसलिए विटामिन डी के साथ में विटामिन डी एंड कैल्शियम इनके टैबलेट्स वहां पर स्टार्ट करवा देते हैं डॉक्टर। तो कैल्शियम आएगा तो पोर्स किसके कारण बने थे, कैल्शियम के जाने के कारण बने थे बोन्स में। अब कैल्शियम आकर के डिपॉजिट होगा तो वो पोर्स खत्म हो जाएंगे, वहां पर जो वैकेंट स्पेस था वहां पर कैल्शियम आ जाएगा, तो क्योर हो सकता है। ओके लेकिन सर। अर्ली जैसे ही वहां पर
वीकनेस आने लगे, पेन होने लगे, ठीक है, तो डॉक्टर्स को अर्ली दिखाना जरूरी है फिर उस एज में, ठीक है, 30 ईयर के आसपास अगर ऐसा ओके हो रहा है वहां पर। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, अब लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स दिए हैं, ओके, वो डिसऑर्डर्स जैसे हम वोमिटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वोमिटिंग क्या है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस है, ओके, फिर इनडाइजेशन, ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोग को अलग अलग क्लासेस में आपने डाउट में पूछे थे तो बता दिया था। इनडाइजेशन मतलब कि जब डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेस की कंडीशन है या रेज है, एक्सेसिव एंगर है, ओके, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आप प्रॉपर उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे इनडाइजेशन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, ओके, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो वहां पर ऐसा लगेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो जो है वो फीकल मटेरियल या फूड जो है वो भरा पड़ा है, लेकिन उसको रिलीज आउट नहीं कर रहे, इजेस्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ओके, तो वहां पर अच्छे से इजेस्ट आउट नहीं हो पाना, बोवल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एक होता है हार्ट बर्न, ओके, ये एसिडिटी के कारण होता है बेटा, हार्ट बर्न, ऐसा मत कहना कि हार्ट बर्न मतलब सर हार्ट जल रहा है, ठीक है, तो अचानक से अगर कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है वो क्या होता है एसिडिटी के कारण हार्ट यहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर अचानक से एक जलन होती है क्योंकि इसोफेगस इधर की तरफ से है, तो अचानक से जलन होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है तो कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया, तो कभी कभार, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा हार्ट बर्न ही होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभार हो सकता है कि किसी को लगे कि उसको हार्ट अटैक आया लेकिन वो हार्ट बर्न हो सकता है, सिंपल एसिडिटी हो सकती है, सिंपल, ओके, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर वहां पर क्योर करेगा, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो हार्ट बर्न को भी हार्ट अटैक बता करके पैसे लूटने के चक्कर में होते हैं, तो ऐसे वाले डॉक्टर आप मत बनना आप लोग, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी रियल उसी को सॉल्व करना। तो हार्ट बर्न का मतलब होता है जब स्टमक से गैस्ट्रिक जूस का कुछ पार्ट फैरिंग इसोफेगस में एंटर कर जाता है, ओके, अब गैस्ट्रिक जूस है तो HCl होगा, HCl है तो हाईली एसिडिक है वहां पर वो, ठीक है, और इसोफेगस के पास में कोई गॉबलेट सेल्स नहीं है म्यूकस सीक्रेट करने वाली, इसलिए जैसे ही अगर वो गलती से अगर कुछ HCl इसोफेगस में आ गया स्टमक से, तो क्या होगा, अब इसोफेगस की सेल जलने लगेगी, बर्न होगी उसकी वॉल की सेल, तो वहां पर फिर वो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न, ओके, तो एसिडिटी के कारण होता है, HCl के कारण होता है, ठीक है, हार्ट का कोई ये नहीं है, हार्ट के पास वाला पार्ट है, इसके लिए हम वहां पर उसको बोलते हैं हार्ट के पास में पेन होता है वहां पर लगता है, इसलिए हार्ट बर्न बोलते हैं, ओके, ये सिंपल से डिसऑर्डर्स हैं, बाकी तो सब आपने पढ़े ही हैं, ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी में से भी, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा कल के टेस्ट के लिए, थैंक यू सर। किसी थैंक को यू कोई सर। डाउट है? नो सर। गुड, ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, कोशिश करना मैक्सिमम मार्क्स कवर करने की, ओके, बायोलॉजी में आपके अच्छे मार्क्स आना चाहिए, एटलीस्ट सबके मार्क्स 200 तो होना चाहिए, एटलीस्ट 200 को क्रॉस तो करना ही चाहिए 240 में से, ओके, जो 240 लाएगा वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में माइनस मार्किंग मत करना, अगर कोई माइनस नहीं पता है आपको आंसर माइनस हो रहा है तो उसको छोड़ देना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 240 में से 240 लाना ही है आप लोगों को, कोशिश करना सारे क्वेश्चंस, अगर आपने क्लास को अच्छे से कवर किया है, क्लास के नोट्स प्रॉपर है आपके पास, एनसीईआरटी है, तो मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो एक दो क्वेश्चन छोड़ सकना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कम कर, मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो चेक कर लेना। पूछा क्या आप लोगों ने?
है नेगेटिव मार्किंग या नहीं? डोंट नो सर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है या आपने पूछा नहीं है? नहीं है सर नेगेटिव मार्किंग। ओके गुड। तो फिर अगर आपको पता है या तो आप अटेम्प्ट कर ही लेना उस क्वेश्चन को, अगर टाइम बचता है तो बाद में देख लेना कि आपने जो तुक्का मारा है वो सही है या रॉन्ग है। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ठीक है। Yes, लेकिन जल्दबाजी में ये मत करना कि ये आता नहीं हमको तो तुक्का मार देंगे। आपको पहले तो आपके जो करेक्ट आते हैं वो करना है, जो नहीं आते हैं टाइम बचने पर फिर उनको तरफ ध्यान देना है। ओके, लेकिन कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट सोच करके ही आंसर देना है, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है। तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। और बायोलॉजी में 200 के ऊपर चाहिए मुझे सबसे। ओके चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। यस सर। ओके बेटा, आएंगे ना सर। अच्छे बायोलॉजी में? यस सर। हाँ सर बोलो बेटा। आपने वो एलिमेंट्री कैनाल के वो लेयर्स नहीं पढ़ाया शायद। यस सर। ओके ओके, मंडे को बता दूंगा, वो नहीं आएंगे टेस्ट में, मंडे को बता दूंगा वो। ठीक ओके सर। है ना, वो सिंपल से है। हमने जीआई ट्रैक तो पढ़ा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसका सेक्शन कट करके उसकी हिस्टोलॉजी बतानी है बस, कि उसके अंदर 4 लेयर्स है, वो 4 लेयर के नाम बताना है बस आपको। ओके बता दूंगा मंडे को। और कोई डाउट? नो सर। चलो सर यस थैंक यू बेटा, सर। बाय बाय बेटा। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हैं चारू? सर आपने जो वो पीडीएफ भेजी है उसके बेसिस पे आएगा क्या? नहीं नहीं, उसकी बेसिस पर नहीं, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए भेजे हैं। सर आपने ओके वो कोई ऐप प्रैक्टिस से के लिए, भेजे है? हाँ मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक डाउनलोड किया था, वहां से मैंने आपको भेज दिए कि आपको एटलीस्ट वहां पर प्रैक्टिस हो जाए वहां पर क्वेश्चंस की। ओके बेटा, हाँ यस सर ओके। है ना? तो में क्वेश्चन बन रहे हैं हाँ कि नहीं सर। बन रहे? हाँ सर। बन रहे सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। वहां पर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कल पेपर होने के पहले तक, हाँ पेपर के बीच में से व्हाट्सएप मत करना, पेपर के टाइम पर पेपर ही सॉल्व किया करो। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक सबको, अच्छे से मार्क्स कवर बाय करो। सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।